जापान के सम्राट के कार्य और शक्तियों की चर्चा करेंगे। जापानियों को गर्व है कि उनके देश में विश्व के सबसे प्राचीन वंश का राज आज भी विद्यमान है। हीतो वंश का राज या शासन आज भी जापान में विद्यमान है। 2600 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं इस वंश का शासन चलता आ रहा है। 1945 में जापान का सम्राट हिरोहितो था। कौन था? हिरोहितो। वर्तमान सम्राट का नाम नारुहितो है। नारुहितो अर्थात 2600 वर्ष से लगातार एक ही वंश का शासन जापान में विद्यमान है। इस कारण जापानियों को गर्व महसूस होता है, वो गर्वान्वित होते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन वंश आज हमारे ऊपर शासन कर रहा है। जापान के लोग अपने सम्राट को सूर्य की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं? सूर्य की। और ईश्वर की या देवता के रूप में उसके आदेशों की पालना करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे तथा वो लगातार अपने सम्राट के प्रति समर्पित हैं। 1889 में जापान में सर्वप्रथम मेइजी संविधान का निर्माण हुआ था। मेइजी संविधान का निर्माण 1889 में हुआ। इस संविधान में जापान के सम्राट को निरंकुश शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात वह ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश साम्राज्य के अनुसार निरंकुश था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान में शोवा का संविधान बना, जापान के नए संविधान को शोवा का संविधान कहा जाता है। शोवा के संविधान में सम्राट को निरंकुश शक्ति न प्रदान करके उसे केवल एक सरकार का वैधानिक अध्यक्ष बनाया गया। कौन सा? वैधानिक अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार जापान में हीतो वंश का शासन पाया जाता। सम्राट का उत्तराधिकार के नियम जापान के डाइट तय करती है। राजा की मृत्यु के बाद या सम्राट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को सम्राट घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार जापान में सम्राट का पद वंशानुगत तरीके से चल रहा है। उत्तराधिकार के नियम जापान की डाइट तय करती है। जापान की डाइट तय करती है। अगले सम्राट के स्वयं खर्चे होते हैं कि सम्राट के जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को जापान की डाइट तय करती है और सारे के सारे खर्चे डाइट के अनुरूप तय किए जाते हैं और जापान की संचित निधि में से ही सम्राट के खर्चे वहन किए जाते। इसके अगले क्रम में सम्राट की शक्तियों और कार्यों का वर्णन आता है कि जापान का सम्राट कौन कौन से कार्य करता है। तो सर्वप्रथम कार्य आता है नियुक्ति संबंधी कार्य। इसको हम कार्यपालिका संबंधी कार्य भी ले सकते हैं। तो जापान का सम्राट सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जापान का सम्राट स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जापान की डाइट जिस व्यक्ति का मनोनयन कर लेती है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति दी जाती। इस प्रकार केवल एक औपचारिक कार्य है सम्राट का। सम्राट अपने स्वविवेक के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। इसी क्रम में सम्राट न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अपने स्वविवेक से नहीं कर सकते। जापान की मंत्रिमंडल न्यायाधीशों का मनोनयन कर लेता है, चयन कर लेता है। उन्हीं न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन प्रदान करता है? सम्राट। दूसरा कार्य आ जाता है इसके अंतर्गत सम्राट अन्य नियुक्तियां भी करता है, जैसे सेनाध्यक्षों की नियुक्ति,
प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति, उन सब की नियुक्ति का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और एक औपचारिकतापूर्ण सम्राट के द्वारा की जाती है। दूसरा कार्य आ जाता है प्रमाणित करने का कार्य। सम्राट के द्वारा कुछ कार्य प्रमाणित किए जाते हैं, जैसे नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, दूसरे राज्यों में या अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति, अन्य देशों के राजदूतों को जापान में नियुक्ति दी जाती है। उन सबको प्रमाणित किसके द्वारा किया जाता है? सम्राट के द्वारा। सम्राट संधि समझौते होते हैं, उनको भी प्रमाणित कौन करता है? सम्राट। तथा सरकारी जितने भी प्रपत्र होते हैं, जो भी सरकारी दस्तावेज जारी होते हैं, उनको प्रमाणित सम्राट करता है। क्षमा और सर्व क्षमा दो प्रकार के होते हैं। जैसे अपराधी को क्षमा करना या एक ग्रुप या संगठन के द्वारा अपराध किया गया है, उस पूरे संगठन को सर्व क्षमा करना है। तो ये कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा होता है, लेकिन इस कार्य को प्रमाणित सम्राट करता है। तो क्षमा और सर्व क्षमा जैसे कार्यों को प्रमाणित कौन करता है? सम्राट। कौन करता है? सम्राट। इसी क्रम में जो तीसरा कार्य आता है विधायी कार्य। विधायी कार्य का अर्थ है कानून निर्माण का कार्य। कौन सा कार्य आता है? कानून निर्माण। तो जब डाइट के द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है, उस पारित किए गए विधेयक पर जब सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वह विधेयक क्या बन जाता है? कानून। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इस प्रकार सम्राट के द्वारा कानूनों की घोषणा की होती है तथा संधियों की घोषणा की जाती है। सम्राट के द्वारा किसी अन्य देश के साथ आयात निर्यात व अन्य किसी तकनीक या अन्य किसी योजना से संबंधित कोई संधि समझौता होता है, तो उसकी घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा की जाती है। विधायी कार्यों के अंतर्गत जापान का सम्राट डाइट का अधिवेशन बुलाता है। डाइट का अधिवेशन बुलाता है। सभी देशों में, भारत में भी बुलाया जाता है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अधिवेशन। अधिवेशन को विघटन किया जाता है। विघटन जैसे यहाँ पर लोकसभा को भंग किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। वैसा ही जापान में भी जब प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा को भंग करने का परामर्श देता है, तो उसे भंग कौन करेगा? जापान का सम्राट। लेकिन स्वेच्छा से नहीं कर सकता, वहां के प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा करता है। अगला आता है डाइट के सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा। सम्राट डाइट के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनके निर्वाचन की घोषणा भी सम्राट के द्वारा की जाती है। तो ऐसा सभी देशों में होता है। भारत में, अमेरिका में, भारत में भी संसद के सदस्यों को जो शपथ है वो मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है, जिसको हम प्रमोट स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। वो भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। तो वैसे ही जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी घोषणा कौन करता है? जापान में सम्राट का। अगला जो कार्य आता है सम्राट का, उपाधियां समारोह है, स्वागत समारोह का। जापान का सम्राट विभिन्न शैक्षणिक व सैनिक एवं सामाजिक स्तर पर या सांस्कृतिक स्तर पर नागरिकों को उपाधियां वितरित करता है तथा विभिन्न प्रकार के समारोह जापान में होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या फिर वहां के प्रधानमंत्री जब जापान में प्रस्तुत होते हैं या आते हैं, तो उनका स्वागत भी जापान का सम्राट करता है। तो जापान का सम्राट उपाधियों का वितरण करता है, समारोह का आयोजन करता है और विभिन्न जो विदेशी मेहमान आते हैं उनका स्वागत भी स्वयं करता है। अगला इसमें जापान का जो सम्राट है वह अन्य कार्य भी, जिसके अंतर्गत विदेशी राजदूतों को नियुक्ति भी वो देता है, क्योंकि जो विदेशी राजदूत होते हैं वो अपने परिचय पत्र लाकर के सम्राट को उपलब्ध करवाते हैं
और सम्राट ही विदेशी राजदूतों के जो नियुक्ति पत्र है उनको स्वीकार करता है। इस प्रकार जापान के सम्राट को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत वह अनेक समितियों का गठन करता है जो जापान के आने वाली समस्याओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस प्रकार जापान के सम्राट की शक्तियां पूर्ण होती हैं।